Hello, in my last video, I have discussed power sharing arrangement of Belgium. आपने देखा कि किस तरह से बेल्जियम के जो लीडर्स थे, उन लीडर्स ने अपने कंट्री में पावर शेयर अरेंजमेंट्स किए। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जिससे कि जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं बेल्जियम के, फ्रेंच स्पीकर्स, डच स्पीकर्स और जर्मन स्पीकर्स, वो साथ साथ मिलकर एक ही देश में रह सकें। और ये अरेंजमेंट उन्होंने किया, तो उसके बाद में आज तक कोई भी विवाद इन कम्युनिटीज में नहीं हुआ। दे हैव बीन लिविंग पीसफुली एंड द स्टैंडर्ड ऑफ डेवलपमेंट इज राइजिंग डे बाय डे इन बेल्जियम। जब से पूरी तरह से विकास हुआ बेल्जियम में, कोई झगड़ा नहीं हुआ, सिविल वार नहीं हुआ, देश नहीं टूटा, संगठित होकर वो आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने पावर शेयर किया। जब यूरोपियन यूनियन का गठन हुआ तो यूरोपियन यूनियन ने भी अपना हेडक्वार्टर बेल्जियम में ही बनाया और इस प्रकार ये कंट्री आज प्रोग्रेस कर रहा है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम अपने नेबरिंग कंट्री श्रीलंका का। श्रीलंका इज अ नेबरिंग कंट्री एंड इट्स पॉपुलेशन इज अबाउट 2 करोड़ इन द सेम पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। हरियाणा जो हमारा स्टेट है वहां पे भी 2 करोड़ पॉपुलेशन है। इन श्रीलंका 74% पीपल speak Sinhala and 18% people speak Tamil. There are 2 subgroup between Tamils, Sri Lankan Tamils and Indian Tamils. Indian Tamils क्लियर हो रहा होगा आपको, 5% है वहां पर, जिनके फोरफादर्स इंडिया से जाकर वहां सेटल हो गए थे। Sinhala speakers are Buddhist, while most of Tamils are Hindus or Muslims. Sinhala speakers बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, जबकि जो तमिल स्पीकर्स हैं वो या तो हिंदू हैं या मुसलमान हैं। There are about 7% Christians who are both Tamil and Sinhala. वहां पर 7%, 7% क्रिश्चियंस भी हैं जो सिंहाला और तमिल दोनों भाषाओं का प्रयोग कर लेते हैं। अब डिस्प्ले हो रहा है श्रीलंकन मैप, एथनिक कम्युनिटीज ऑफ श्रीलंका। आप मैप से भी समझ लीजिए, जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है श्रीलंका का, जाफना से देखिए रेड कलर से शो हो रहा है, ये इस एरिया में श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं। येलो पार्ट जो दिखाया गया है 74%, यहां पर सिंहाला स्पीकर्स रहते हैं। बीच में ब्राउन कलर से बड़े बड़े से पार्ट हैं, ये पार्ट इंडियन तमिल्स को शो कर रहे हैं। कोलंबो में भी श्रीलंकन तमिल्स हैं। तो ये एथनिक कम्युनिटीज हैं श्रीलंका की। अब देखते हैं बेल्जियम में तो पावर शेयर किया था, यहां लंका वालों ने क्या किया। तो अब हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटेरियनिज्म का मीनिंग होता है बहुसंख्यावाद। हमारी जो बुक है उसमें न्यू वर्ड्स में मेजोरिटेरियनिज्म को डिफाइन किया गया है, जो कि इस प्रकार है: अ बिलीफ दैट 1 or more people are equal in rights, equal in power, equal in responsibility, equal in opportunity, 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 equal in op
the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority. मेजोरिटिज्म एक ऐसी विश्वास है, ऐसी फिलॉसफी है जिसमें जो बहुसंख्या में लोग होते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार शासन कर सकते हैं और वो माइनॉरिटीज की नीड्स या विशेष पर ध्यान न दे तो भी चलेगा। तो श्रीलंका ने पावर शेयर नहीं किया, उन्होंने मेजोरिटिज्म को फॉलो किया। देखें, श्रीलंका एमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। द लीडर्स ऑफ द सिहाला कम्युनिटी sought to secure the dominance over government by virtue of their majority। देखिए, श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ और जो लीडर्स थे सियाला कम्युनिटीज के, उन्होंने अपना डोमिनेंस स्थापित करा अपने मेजॉरिटी की क्वालिटी के आधार पर। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिहाला सुप्रीमेसी। इसका रिजल्ट ये हुआ, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वहां पर प्रजातांत्रिक तरीके से, उसने भी बहुसंख्यकवाद को अपनाया और श्रीलंका में सिहाला सुप्रीमेसी स्थापित करने का प्रयास किया। इट मींस वो बेल्जियम के अपोजिट गए। इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिहाला as the only official language, thus disregarding Tamil। 1956 में तमिल लीडर्स को या तमिल पॉपुलेशन को और नीचा दिखाने के लिए सिहाला गवर्नमेंट ने कानून बनाया और सिहाला को देश की इकलौती ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ, जो स्कूल्स थे, जो यूनिवर्सिटीज थी, उसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सिहाला हो गया। जो गवर्नमेंट जॉब्स थे उसमें सिहाला स्पीकर्स को ही नौकरी मिलने लगी, जिसके कारण जो तमिल थे वो एलिमिनेटेड होते गए और उन्होंने डिससेटिस्फेक्शन में अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई और डिमांड करनी शुरू कर दी कि हमें ऑटोनॉमी दें उन राज्यों में जहां पर तमिल पॉपुलेशन ज्यादा है और तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिले। लेकिन सिहालास ने एक डिमांड भी तमिल्स की नहीं मानी, बिकॉज दे डिडंट वांट टू शेयर पावर इन श्रीलंका। उन्होंने एक काम और किया, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड that the state shall protect and foster Buddhism। नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और देश का धर्म बना दिया बौद्ध धर्म। अभी तक तो केवल लैंग्वेज आधार था डिस्क्रिमिनेशन का, अब रिलीजन भी हो गया, क्योंकि तमिल्स हिंदू और मुस्लिम थे और सियाला सारे बौद्ध थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जब तमिल ज्यादा असंतुष्ट होते गए, एलिनेटेड हो गए पूरी तरह से, तो सिविल वार की सिचुएशन बन गई श्रीलंका में। सिविल वार क्या है? अ वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट बिकम्स सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ वार। जब अपोजिट ग्रुप एक ही देश के अंदर एक दूसरे से हिंसक झड़प करते हैं, लड़ाई करते हैं और ये इतना अधिक हो जाता है तो वार की तरह दिखने लगता है, इसको सिविल वार कहते हैं। तो श्रीलंका में सिविल वार हुआ। एक तरफ तो श्रीलंकन आर्मी थी और दूसरी तरफ लिट्टे, LTTE, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया की सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन, ये तमिल्स का था, जिसे लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम बोलते हैं। इसके लीडर थे प्रभाकरन। प्रभाकरन ने अपनी खुद की सेना तैयार की, युद्ध शुरू हुआ और जाफना से लेकर उन्होंने कब्जा करना शुरू किया और अपनी पैरेलल सरकार बना ली।
काफी समय तक ये सिविल वार चला। इसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति और काफी बड़े बड़े लीडर्स की हत्या इन आतंकवादियों के द्वारा की गई। बहुत सारे सिंहलाज भी आतंकवादी हमलों में मारे गए और बहुत सारे तमिल्स भी इस सिविल वार्स में मरे। इंडिया, चूंकि हम विश्व शांति की बात करते हैं, हम विश्व शांति में विश्वास करते हैं, इसलिए हमारे जो प्रधानमंत्री थे उस समय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी, उन्होंने अपने पड़ोसी देश में शांति स्थापित करने के लिए जब सिविल वार चल रहा था भारतीय सेनाओं को भेजा और भारतीय सेनाएं श्रीलंकन सरकार के फेवर में पहुंची, जिसके कारण जो लिट्टे था संगठन वो राइवलरी मानने लगा राजीव गांधी जी से भी। और रिजल्ट देखिए, सिविल वार वहां की थी और हमें अपना एक प्रधानमंत्री खोना पड़ा। राजीव गांधी वॉज किल्ड बिकॉज ऑफ श्रीलंकन सिविल वार। हुआ ये कि 1991 में तमिलनाडु में राजीव जी एक इलेक्शन रैली को एड्रेस करने के लिए गए और वहां पर लिट्टे की एक महिला आतंकवादी अपने पूरे शरीर पर बम बांध कर आई, राजीव गांधी जी के पैर छुए और विस्फोट कर लिया। इतना भयानक विस्फोट हुआ कि डेड बॉडीज का भी पता नहीं पड़ा। तो सिविल वार तो हुआ लंका में और हमारे यहाँ के एक पीएम भी मारे गए। ये जो वार था इसने पूरे श्रीलंका की प्रोग्रेस को रोक दिया। अब हम देख सकते हैं कि एक कंट्री ने, बेल्जियम ने पावर शेयर किया, रिजल्ट देखिए प्रोग्रेस। दूसरी तरफ देखिए लंका ने पावर शेयर नहीं किया, रिजल्ट देखिए सिविल वार। देश टूटने के कगार पर आ गया। तो इट मीन्स इन अ डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग इज वेरी नेसेसरी फॉर कीपिंग पीस, शांति के लिए, एंड ऑल्सो पावर शेयरिंग नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट एंड फॉर प्रोग्रेस। और जो कंट्री पावर शेयर करेगा वो प्रोग्रेस करेगा। इसीलिए हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इस पावर शेयर के कॉन्सेप्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा और इंडिया में पावर शेयर पूरी तरीके से किया गया है। क्योंकि ये श्रीलंका और बेल्जियम तो एग्जाम्पल है छोटे छोटे से देशों के। हमारा देश 1 करोड़ या 2 करोड़ वाला नहीं, 1 अरब 35 करोड़ वाला है। तो 1 अरब 35 करोड़ में पावर शेयर होना बहुत जरूरी है शांति के लिए, प्रोग्रेस के लिए। और यही हमारे फोरफादर्स, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चाहते थे कि यहां पर भी पावर शेयर हो। ये दोनों एग्जाम्पल आपको इसलिए ही बताए गए हैं जिससे कि आप समझ सकें कि पावर शेयर कितनी पॉजिटिव थिंकिंग है। और अगर पावर शेयर नहीं करते तो शॉर्ट रन में तो ऐसा लग सकता है कि हमारी सरकार चल रही है, एक ग्रुप दूसरे के ऊपर कब्जा कर रहा है, लेकिन लॉन्ग रन में सिविल वार, लड़ाइयां, देश का रुकावट, देश में विकास नहीं होना। इसलिए पावर शेयर इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ इज इट क्लियर? अगर क्लियर है तो अब देखिएगा इन दोनों कंट्रीज के पावर शेयर और मेजोरिटेरियनिज्म को आपने समझ लिया है। तो अब देखिए, आप एक टेस्ट आपकी बुक में दे रखा है, एंटनी स्टडीज इन अ डच मीडियम स्कूल इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ बेल्जियम। नॉर्दर्न रीजन कौन सा था? फ्लेमिश रीजन। वहां पर एंटे नाम की लड़की पढ़ रही है डच मीडियम स्कूल में। मैनी फ्रेंच स्पीकिंग स्टूडेंट्स इन हर स्कूल वांट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी फ्रेंच। उसकी स्कूल में बहुत सारे फ्रेंच स्पीकिंग बच्चे हैं और वो चाहते हैं कि वहां पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रेंच हो। दूसरी तरफ सैल्वी स्टडीज इन अ स्कूल इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ श्रीलंका। सैल्वी कहां पर रही है? नॉर्दर्न रीजन में श्रीलंका के। ऑल द स्टूडेंट्स इन हर स्कूल आर तमिल स्पीकिंग एंड दे वांट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी तमिल। वहां जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी तमिल स्पीकर्स हैं और वो चाहते हैं इंस्ट्रक्शंस का मीडियम तमिल होना चाहिए। इफ द पेरेंट्स of Antony
and Salvi were to approach respective governments to realize the desire of child. Who is more likely to succeed and why? यदि इन दोनों बच्चों के पेरेंट्स अपनी अपनी सरकारों से जाकर मिलें तो किसके पेरेंट्स को सफलता मिलेगी और क्यों? सोचिए, अभी पढ़ा। देखिए, बात करते हैं बेल्जियम की, एंटनी की। वहां पर क्या है, पावर शेयर हुआ है। वहां पर क्या है, लैंग्वेजेस को, तीनों लैंग्वेजेस को दर्जा मिला है। वहां पर साथ साथ रहने की व्यवस्था की गई है पावर शेयर के द्वारा। तो यदि वहां पेरेंट्स जाते हैं और ये कहते हैं कि फ्रेंच में पढ़ाया जाए तो वहां सफल होने की संभावना है। वहां पर हो सकता है सरकार उन फ्रेंच स्पीकर बच्चों के लिए फ्रेंच मीडियम को अलाउ कर दें। लेकिन अगर हम सैल्वी की बात करेंगे जो श्रीलंका में पढ़ रही है, तो वहां मेजोटेरियनिज्म है। उन्होंने डिसरिगार्ड किया है, डिस्करेज किया है तमिल को। वहां अगर जाकर वो कहती है कि तमिल में पढ़ाया जाए तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि सिहालास डिडंट वांट और डोंट वांट टू पावर शेयर। तो साल्वी के पेरेंट्स को सफलता नहीं मिलेगी।